आराम से। जी बेटा, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 7 मिनट ऊपर हो गए, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ जी सर। जी बेटा, जो मैंने कल आपका लेक्चर आपके साथ शेयर किया था उसकी फर्स्ट स्लाइड ये है। तो जाहिर है आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है इंटीग्रल कैलकुलस। दो पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। और अब हम जिक्र करेंगे इंटीग्रल का लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का। और इसमें जो सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट इज ग्रेडियंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट। ओके, जो ग्रेडियंट थ्योरम है ये बेटा मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि डेल टी, हाँ, पहले मैंने किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लिया है, डॉट लिया है डी एल के साथ और ओवर द पाथ इंटीग्रेट कर दिया। पाथ ओपन है, जो स्टार्ट होता है पॉइंट ए से और एंड होता है पॉइंट बी पे। इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ये आपको मिलता है। अच्छा, अब बेटा इसको कई एक्सपेक्ट से देख सकते हैं, फिर फिजिकल मीनिंग की तरफ भी आते हैं। पहले मैथमेटिकली थोड़े से एक्सपेक्ट इसके देख लेते हैं कि आपको याद होगा पीछे हमने एक जिक्र किया था कि एक इक्वेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला उस वक्त वैलिड फॉर्मूला है, वैलिड एक्सप्रेशन है या वैलिड इक्वेशन है अगर दोनों सेम होंगे। ठीक है, बात क्लियर है ना बेटा। हमने बड़ा एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की थी कि दोनों का डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो बेटा अगर इसका डायमेंशन एनालिसिस किया जाए तो आपको पता है डेल की डायमेंशन है 1/लेंथ। टी स्केलर, कोई भी जो भी क्वांटिटी स्केलर होगी, ठीक है, उसकी डायमेंशन, लेट्स से मैं कहता हूँ जो भी है टी की डायमेंशन 1/लेंथ की डायमेंशन इनटू लेंथ एलिमेंट है तो इनटू लेंथ की डायमेंशन। बात समझ आ रही है? तो बेटा लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, हाँ, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ टी की डायमेंशन आएंगी। ठीक है, तो राइट साइड पे भी आपके पास टी की डायमेंशन है। ठीक है, तो डायमेंशन हुई तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, दोनों तरफ डायमेंशन। अच्छा बेटा, मैं वहां जब ये बात कर रहा था कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और मैंने कहा अभी फिलहाल आप यही बात समझें, बाकी एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेकिन वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, वो बात बेटा ये है कि ना सिर्फ दोनों तरफ डायमेंशन सेम होनी चाहिए, बल्कि अगर इक्वल टू साइन यानी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे अगर स्केलर क्वांटिटी है तो राइट साइड पे भी स्केलर ही होनी चाहिए। अगर लेफ्ट साइड पे वेक्टर है तो राइट साइड पे भी वेक्टर ही होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ये भी जरूरी है। मसलन आप मेरी इस बात को यूं समझ सकते हैं कि बेटा अगर मसलन मैं कहता हूं कि दोनों साइड पे इक्वल टू साइन के दोनों तरफ स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, या वेक्टर है एक तरफ तो दूसरी तरफ वेक्टर ही होनी चाहिए, एक तरफ स्केलर है दूसरी तरफ भी स्केलर ही होनी चाहिए। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं, सिर्फ डायमेंशन काफी नहीं है। मतलब इस बात को यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, हाँ, v वेक्टर इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड, तो बेटा अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ डायमेंशन तो सेम है। वेलोसिटी भी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन है, स्पीड की भी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन। डायमेंशन तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन वो वैलिड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पे वेलोसिटी है वेक्टर है, राइट पे स्पीड है स्केलर है, तो वैलिड इक्वेशन नहीं है। या आम लफ्जों में आप कह लें कि मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है, इक्वल है, दोनों एक ही चीज है। तो आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड एक चीज नहीं है। बात समझ आ रही है या नहीं? जी बात सर। बेटा, बात क्लियर है ना? तो ओके, इसलिए लेफ्ट पे अगर स्केलर हो तो राइट पे भी स्केलर ही होनी चाहिए, लेफ्ट पे अगर वेक्टर है राइट पे भी वेक्टर ही होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? जी सर। हाँ, ओके। अब आपको इतना पता है कि डेल की जो है, हाँ, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर डॉट वेक्टर डीएल
वेक्टर, दिस इज द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक है ना। वेक्टर डॉट वेक्टर, आपको पता है दो वेक्टर का डॉट स्केलर देता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे स्केलर है आपके पास क्वांटिटी, राइट साइड पे भी आपके पास स्केलर ही है। सो दिस इज परफेक्टली फाइन, ये क्वेश्चन बड़ी ठीक है, सही है। अच्छा, अब और थोड़े से मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि इनके मीनिंग क्या है। मसलन यहाँ पे जो डी एल लिखा है ये क्या चीज़ है, डेल टी क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ओके, इसको बेटा ज़रा डिस्कस करते हैं। ओके, डी एल क्या है कि बेटा ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो पाथ है, इन दो पॉइंट्स को जो मिला रहा है पाथ, ये पाथ है, इसको अगर मैं स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करूं तो डी एल इज वन ऑफ दोज लेंथ एलिमेंट। बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और जो डेल टी वेक्टर है बेटा, इस पाथ पे जिस पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस पाथ के हर पॉइंट पर डेल टी की वैल्यू, ठीक है, या यहाँ पे यानी डेल टी आप कैलकुलेट करते हैं और इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इस पॉइंट, इस पाथ के हर पॉइंट पे जो वैल्यू है इस वेक्टर की, वो आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। डॉट लेते हैं, डॉट लेना जरूरी है, क्रॉस नहीं ले सकते क्योंकि राइट पे स्केलर है, तो क्रॉस अगर ले तो जाहिर है लेफ्ट साइड पे वेक्टर आ जाएगी जो कि गलत होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम डॉट ले रहे हैं। ओके, और ये बेसिकली उस स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस है बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, द वैल्यू ऑफ द स्केलर फंक्शन एट पॉइंट बी माइनस द वैल्यू ऑफ द स्केलर फंक्शन एट पॉइंट ए, यानी डिफरेंस ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ए एंड बी। बात क्लियर है बेटा? Yes, जी sir. सर। हाँ, और ये दोनों एक ही चीज है। इक्वल का मतलब है कि चाहे आप ये चीज कैलकुलेट करते हैं या ये चीज कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों सेम है, तभी दरमियान में आप इक्वालिटी का साइन देख रहे हैं। अच्छा, अब बेटा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कि दोनों सेम है किस तरीके से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सादा सी एग्जांपल देके, ताकि आप मेरी बात को समझ पाएं और आपको इसके फिजिकल मीनिंग भी पता चल जाए कि क्या है। बेटा लेट से आपने, ज़ाहिर है आप तो बी एस फिफ्थ के स्टूडेंट हैं, आप पहले डिपार्टमेंट में आते रहे हैं, आपको अगर मैं कहूँ कि इब्नुल हैसम ब्लॉक, तो आपको पता है कि हम अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे Yes, हैं। sir. अगर बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि इब्नुल हैसम ब्लॉक की यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट की हाइट कितनी है, तो एक तरीका तो ये है कि आप मसलन आप मुझसे पहला सवाल करेंगे कि कहाँ से सर आपने यानी कि हम बताएं हाइट, तो मैं कहता हूँ कि भाई जो सड़क है उससे बताएं कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना, पूरी बिल्डिंग की। तो बेटा एक तो तरीका है आप कि आप पहले सड़क से स्टार्ट करेंगे, जो बरामदे में आने के लिए दो स्टेप बने हुए हैं, हर स्टेप की, पहले स्टेप की हाइट फाइंड करेंगे मेजरिंग टेप से, और आपके पास कॉपी पेंसिल है आप नोट कर ले। फिर पहले स्टेप पे चढ़ के अगले स्टेप की हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, और नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करें, बरामदे में आगे आगे सीढ़ियाँ आ गई, फिर बेटा उन सीढ़ियों की हाइट इसी तरीके से पहले स्टेप की हाइट फाइंड की, नोट कर ली, मेजरिंग टेप से सेकंड स्टेप की हाइट फाइंड की, नोट कर ली, फिर थर्ड स्टेप की। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। और आखिर में आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, और बेटा आप इसी तरह सारे स्टेप्स की हाइट जो आपने कॉपी में नोट की हुई है आप उनको ऐड करेंगे तो आपको टोटल हाइट मिल जाएगी इब्नुल हैसन ब्लॉक की। बात क्लियर है? यस सर। वो आप ये कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या है कि स्मॉल पीसेस को आप ज्वाइन करते हैं, स्मॉल स्टेप हाइट्स को आप ऐड करते हैं, वो प्रोसेस ये है, ठीक है। बात समझ आ रही है? और दूसरा क्या है कि अगर एक तरीका और भी हो सकता है कि आप में से एक स्टूडेंट छत पे चला जाता है, ठीक है, और ऊपर से उसके पास काफी बड़ी मेजरिंग टेप है, तो ऊपर से वो टेप लटकाता है, ठीक है, ऊपर बिल्कुल एज पे वो अपनी रीडिंग नोट करता है और नीचे खड़े हुए दोस्त को कहता है कि तुम बताना कि निचली वाली रीडिंग क्या है। बात समझ आ रही है? Yes, जी sir. सर। और कहता है, फिर वो बता देता है रीडिंग, अब उसने ऊपर अपनी रीडिंग नोट की हुई है,
वो अपनी रीडिंग में से उसकी रीडिंग माइनस करेगा और हाइट आ जाएगी एक्नोलेसन ब्लॉक की। वो तरीका ये है। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे, ठीक है, आपको ये जो आप कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट लेके dl के साथ डॉट लेके फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंटीग्रेट करते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? यू आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ए एंड बी। राइट साइड पे भी यही है कि यू आर डिफरेंस बिटवीन दोज ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी आप यूं करेंगे, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेशन लाइन इंटीग्रल कहते हैं क्योंकि अलोंग द पाथ आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, अलोंग द लाइन आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, क्या है बेटा कि यानी कि जब भी आपको मतलब फर्ज करें टी की बजाय मैं वी यूज करता हूँ, वेयर वी इज स्केलर पोटेंशियल, तो बेटा अगर मैं डेल वी कैलकुलेट करता हूँ, डॉट लेता हूँ डी एल के साथ और ए वी पे इंटीग्रेट करता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ इन दो पॉइंट ए और बी के दरमियान। बात क्लियर है? राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा v at b माइनस v at a, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। बात क्लियर है कि अगर यूं आप करते हैं मैथमेटिकली, आप इस कोर्स में करेंगे तो इसके क्या मीनिंग होंगे फिजिकल। बात यस क्लियर है सर। बेटा? अच्छा, जी सर। जी। ठीक है। और ये मैंने कहा कि ये जो ग्रेडियंट थ्योरम है ये होल्ड करता है फॉर ओपन पाथ विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंड्स एट पॉइंट बी। यहाँ बात क्लियर है? कोई ओपन पाथ है ए टू बी, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करते हैं तो यूं आता है बेटा। लेकिन अगर पाथ क्लोज हो, यहाँ पे मैंने अब देखें कि मैंने ये पाथ ओपन पाथ है, क्लोज पाथ को इस तरीके से शो करते हैं कि वो जो पाथ इंटीग्रल है उस पे आप एक सर्कल, ऐसे सर्कल शो कर देते हैं, जिस तरह यहाँ मैंने शो भी किया हुआ आप देख रहे होंगे। ठीक है, आई एम इंटीग्रेटिंग ओवर द क्लोज पाथ सी। अगर मैं किसी क्लोज पाथ के अलॉन्ग डेल टी डॉट डी एल कैलकुलेट करूँ तो मुझे जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा क्लोज पाथ के लिए यूं समझ लें कि a इज इक्वल टू बी, कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, दोनों सेम है, a इज इक्वल टू बी। तो आपको पता है कि राइट साइड पे टी एट बी माइनस टी इक्वल टू बी, तो टी बी माइनस टी बी will give you zero। बात समझ आ रही है? यानी कि there will be no difference of that scalar quantity क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम कर दें और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें डेल वी डॉट डी एल और द क्लोज पाथ सी, बेटा वो जीरो ही देगा क्योंकि पॉइंट जो सेम है उनके दरमियान क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक हो गया। तो बेटा ये तो है इसके मैथमेटिकल थोड़ी सी मैंने चीज़ें डिस्कस की, फिजिकल मीनिंग डिस्कस किए। अब हम अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम पे अप्लाई करके। ये एक एग्जांपल है जिसको मैंने अप्लाई करके देखा ताकि आपको पता चल जाए कि हम प्रॉब्लम करते कैसे हैं। ठीक है, ओके बेटा, ये प्रॉब्लम है कि ग्रिफिथ्स कहता है कि लेट t इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर and take point A to be the origin जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 0 and B the point जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 0। चेक द फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये बेटा उसमें फिगर दी हुई है, जो हमें फिगर उसने बताई है कि ये वो फिगर है कि पॉइंट ए ओरिजिन पे है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0 और यानी x is 0 y is 0 z 0 और पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 है y, ये देख ले, हाँ यहाँ से आप देख ही रहे होंगे, x2 है y1 है और z 0 है। तो बेटा जाहिर सी बात है आप x की वैल्यू यहाँ से पढ़ सकते हैं 2, y की वैल्यू यहाँ से पढ़ सकते हैं 1 और z 0 है क्योंकि बेटा ये एक्स वाई प्लेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी z यहाँ भी 0 है, z यहाँ भी 0 है। इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है या जो ये जो आपने डायग्राम बनाई हुई है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करती है। बात समझ आ रही है? जी सर। क्लियर है ना बेटा? यस सर। सर। इसके लिए हमने ग्रेडियंट थ्योरम चेक करना है। तो बेटा अब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, अच्छा बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कई ऑप्शन है यहाँ पे।
बेसिकली टोटल यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन यानी जिससे प्रॉब्लम आसान हो जाए, हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। एक ये है कि मैं पहले इस पाथ के अलॉन्ग मूव करूं, यहाँ तक पहुंचूं, फिर मैं ऊपर की जानिब मूव करूं और पॉइंट बी तक पहुंच जाऊं। एक तो पाथ ये, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। एक पाथ ये है कि मैं डायरेक्टली पॉइंट बी तक यूं चला जाऊं, ठीक है, यस यहाँ सर। तक क्लियर है बेटा। एक जी थर्ड ऑप्शन, जो आखिरी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, वो ये है कि मैं पहले यहाँ जाऊं, अलोंग वाई एक्सिस मूव करूं और फिर इस तरफ मूव करके पॉइंट बी पे आ जाऊं। बात क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर। यस सर। ठीक हो गया। ओके, अब हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं और थ्योरी से हम मैच भी करवाते हैं कि हम थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं। क्या है बेटा कि ये स्केलर फंक्शन है टी, जो हमें दिया हुआ है कि वो एक्स वाई स्क्वायर है। बेटा आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये सिर्फ 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये 3 पैरेलल लाइंस का मतलब है इज डिफाइंड एज, हाँ ये सिंबल इज डिफाइंड एज के लिए यूज होता है कि यू कैन सी दैट दिस स्केलर फंक्शन इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा। ग्रेडियंट थ्योरम आपको पता है कि डेल्टी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैंने डेल्टी की एक्सप्रेशन लिखी, वो जनरल एक्सप्रेशन जो पीछे हम थ्योरी में पढ़ के आ चुके हैं कि कट एक्स वाई डिपेंडेंस का भी बेटा क्लियर है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का प्रॉब्लम है। बात समझ आ रही है ना? ये एक्स वाई डिपेंडेंस से पता चल रहा है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। तो बेटा डेल्टी हम ग्रेडियंट लेंगे स्केलर फंक्शन का, तो जाहिर है हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेना पड़ेगा। तो हम पीछे बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट के स्केलर फंक्शन के ये डेफिनेशन देख के आए हुए हैं कि पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स इनटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई इनटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल जी इनटू जी यूनिट वेक्टर। क्लियर? जी यस सर। सर। ठीक हो गया। मैं कहता हूं कि इसमें ये जो टर्म होगी वो जीरो होगी। बेटा बहुत ही आसान है, आपका मैथमेटिकली आपने इतना तो आपको इतना पता है कि क्योंकि टी जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो जब आप या जिसे आप कहते हैं कि टी इज नॉट फंक्शन ऑफ जी, तो बेटा जब उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो आपके पास जीरो ही आंसर आएगा। यस सर। बात क्लियर है ना? ओके। यस सर। और हमने ठीक है, इसलिए मैंने ये टर्म जीरो कर दी है। अच्छा बेटा, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स, हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा पार्शियली इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? वाई स्क्वायर। पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स का आंसर क्या आएगा? वाई स्क्वायर। जी सर, वाई सर। ठीक है यस ना? सर। तो यू कैन सी वाई स्क्वायर इनटू एक्स यूनिट वेक्टर। क्लियर है बेटा? प्लस जी सर। प्लस दिस प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई। बेटा ऐसे अगर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें तो 2xy आंसर आएगा। यस सर। यस सर। तो पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई विल बी 2xy इनटू वाई यूनिट वेक्टर। ये आपने डेल्टी कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया? जी सर। यस सर। अच्छा बेटा, पहले मैं करने लगा हूँ इस पाथ के लिए, ये जो पाथ है जो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होता है, पहले हम इधर मूव करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, फिर हम ऊपर की जानिब मूव करते हैं, यहाँ तक जाते हैं। तो बेटा क्या है कि हमें इस पाथ को ए से बी जो हम मूव कर रहे हैं, ये पाथ बेटा 2 ओपन पाथ्स में डिवाइड कर देना, 2 अलग-अलग पाथ्स में डिवाइड कर लेना होगा। एक ये पाथ और एक यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ। ठीक है? हम क्यों अलग-अलग डिवाइड कर रहे हैं, क्यों अलग-अलग इन पाथ्स को डील कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जब आप इन पे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। उस एतबार से क्योंकि 2 डिफरेंट डायरेक्शन है तो हम 2 पाथ्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस पाथ को यहाँ से यहाँ तक पाथ को C1 हम कह रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक पाथ को हम C2 कह रहे हैं। बात समझ आ रही है? जबकि आप फिगर में देखेंगे, मैंने शो पहले ही कर दिया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन शो मैंने पहले कर दिया कि इस ओरिजिन से यहाँ तक पाथ को मैं C3 कह रहा हूँ।